तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो जहां हम आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जिससे ज़ाहिर तौर पर आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग फील होगा। तो वो जो टॉपिक है उसके बारे में जाने से पहले मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आज आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हेडफोन ज़रूर लगाइए अगर आपको ज़्यादा सही एक्सपीरियंस लेना है उस चीज़ का। तो चलिए फिर चलते हैं आप आज के अपने टॉपिक पर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है तो वो है सिल्क रोड। आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये सिल्क रोड, या फिर जिसको पता है वो भी कई बार क्यूरियोसिटी में देख लेते हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है जानने में बार बार। तो सिल्क रोड 2011 में ये साइट जो है ये बनी थी, और ये साइट बनाई गई थी एक पायरेट जिसका नाम था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से, जो उसका फाउंडर था। और कौन था ये और ये साइट क्या थी, तो चलिए फिर इस बारे में बात करते हैं। जो ये सिल्क रोड साइट थी 2011 में बनी थी, और इस पर कई हैकिंग टूल्स, ड्रग्स, वेपन्स और ऐसी चीज़ें जो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ऐसी चीज़ें उस पर बिकती थी। और क्रिप्टो के ज़रिए, मतलब बिटकॉइन के ज़रिए उस पर पेमेंट होती थी, और उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी ब्रूटली। और इसके पीछे जो इंसान छुपा था, जो इसका एडमिन था, वो था एक ऐसा शख्स जो अपने आप को ऐसे मतलब शो करता था उस नाम से, जो था जो मैंने अभी बताया आपको, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। तो ये नाम वो शो करता था, और भी उसका असल नाम था कि नहीं था, ये हम जानेंगे स्टोरी में आगे। तो वो जब चीज़ थी तो उसका पता काफ़ी समय बाद लगा, और काफ़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई। और ये इतनी एक सिक्योर और डार्क वेब की साइट थी जो टॉन नेटवर्क के ज़रिए एक्सेस की जाती थी, और उस पर काफ़ी एनोनिमसली और प्राइवेट तरीके से चीज़ें होती थी। और इसके बारे में लॉ एजेंसीज और किसी को मतलब पता भी नहीं था। लेकिन कब तक ही छुपा जा सकता है ऐसी चीज़ों से अगर आप करते हैं। तो वही हुआ 2013 में। 2013 में एक लाइब्रेरी में, सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर एफबीआई की रेड हुई। और वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठा था वो शख्स जिसका नाम था जो मैंने बताया आपको। तो उस नाम से वो शो करता था अपने आप को, और वहाँ पर वो अपना एडमिन अकाउंट चला रहा था, और वो था सिल्क रोड का को फाउंडर, जिसका वो मतलब यूज़र था उसका, और वो एडमिन अकाउंट उस समय अपना चला रहा था जब वो पकड़ में आया। और उस समय जब वो पकड़ में आया तब उसकी रियलिटी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वो जो अपने आप को शो करता था इस नाम से कि उसका नाम वो है ड्रेड पायरेट रॉबर्ट, लेकिन वो असल में उसकी आइडेंटिटी नहीं थी, वो इसका फेक नाम था। जो उसका रियल नाम था वो था रूक लुब्रियंट। रूक विलियम रूब्रियंट उसका शायद मैंने थोड़े समय पहले पढ़ा जो मैं फॉरगेट कर गया हूँ, लेकिन उसका नाम रूक विलियम लुब्रियंट ऐसे ही कुछ था, जो उसकी रियल आइडेंटिटी थी, जो उसको मतलब वो शो नहीं करता था। तो वो उसका रियल नाम था। और उसके बाद जो एफबीआई को पता चला उसके लैपटॉप से, जब उसने वो एडमिन अकाउंट अपना खोल दिया था, तब उसे जब पता चला, उन्हें जब उसके ऊपर जो है काफ़ी देखा गया, और उस समय वो लॉगिन उसने कर दिया था। तो जब वो देखा गया तो उस समय वो ऐसी चीज़ कर रहा था कि वो उसमें एक्सेस कर रहा था लोगों के लिए, कि अब वो उस साइट में जो है हिटमैन्स भी हायर करेगा जो लोगों को मारने के लिए। अगर मतलब हिटमैन्स आपको पता है कि कौन होते हैं, जो अब अगर किसी को मरवाना है तो आप किसी को हायर कर सकते हो, और वो हिटमैन होता है जो आप हायर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी मरवाना है, किसी आपकी दुश्मनी है, कोई आपको पसंद नहीं है किसी को, मतलब वो तो हायर कर सकते हैं। तो उस समय वो यही चीज़ कर रहा था कि उसमें कुछ ऐसा ही हिटमैन भी हायर कर रहा था उसके लिए, कि अब उस पर हिटमैन भी मिलेंगे अगर आपको किसी से बदला लेना है तो।
तो ये चीज़ वो कर रहा था, लेकिन उस समय वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसे 2 साल बाद यानी कि 2015 में इन सब चीज़ों के लिए उम्र कैद की सज़ा हुई। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सही डिसीज़न था, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी रिस्की है। और इससे जो है, इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि डार्क वेब कितना एक मिस्टीरियस चीज़ है और कितना डेंजर है। एफबीआई और इससे ये भी हमें चीज़ें पता चलती है कि एफबीआई और कई अपनी लॉ एजेंसीज़ हैं जो इस पर काफ़ी नज़रें रखती है। और हम कई बार जितनी बचने की कोशिश से करते हैं, लेकिन इनकी नज़रें हर जगह है। और काफ़ी अच्छा है कि ऐसी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद इस पर काम करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए। और इससे जो उनकी एक इस चीज़ का पता चलता है कि उनकी नज़रें वहाँ पर भी है। और भले ही प्राइवेटली उस पर चीज़ें होती है, डार्क वेब पर काफ़ी चीज़ें ऐसी अभी भी हो रही होगी, नो किसी को नहीं पता, काफ़ी एनोनिमस होती है। और उस इंसान को भी, रूस लुब्रिएंट को भी यही चीज़ लगी होगी कि मैं जो हूँ ऐसा मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा और चीज़ें अपने हिसाब से मैं करता जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो है 2 साल बाद ही पकड़ में आ गया। और वो काफ़ी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जिसने फ़िज़िक्स में भी काफ़ी अच्छी एक स्टडी की थी आगे तक। लेकिन फिर भी वो उसका जो एक था सपना, वो था ऐसा कि लोग जो हैं वो फ्रीली जी सके और उनको ये जो चीज़ें हैं अवेलेबल हो, फ्रीडम हो उन्हें खुल के जीने का। इसलिए वो चीज़ें, उसका यही सपना था, इसलिए वो ये चीज़ें कर रहा था। और बिटकॉइन में उससे पेमेंट होती थी, जिसमें काफ़ी ब्रूटली चीज़ें वर्ल्ड वाइड वो सारी चीज़ें जो है भेजता था। तो ये थी मतलब एक स्टोरी। और एक बार कई चीज़ें ऐसी भी होती रहती है जहाँ पर एक रेडिट यूज़र ने अपनी एक स्टोरी, हमें लगता है कि मैक्सिमम टाइम रेड रूम्स की होगी। रेड रूम्स की स्टोरी मैक्सिमम टाइम पे अर्बन लेजेंड्स रहती है, जो सही नहीं होती, फेक होती है। पर ऐसे में ही कई हमें रियल चीज़ें भी, जो मेनली आपकी हैकिंग से रिलेटेड या फिर कोई सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं जो ऐसे बिक रही है, या फिर ऐसी चीज़ें जो मतलब ऐसी इस तरह की साइट थी जिस पर गन्स या फिर ड्रग्स ये चीज़ें अवेलेबल होती है। इस तरह की मैक्सिमम साइट्स जो होती है उसकी स्टोरीज़ रियल होती है। लेकिन रेड रूम्स ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि अर्बन लेजेंड्स है जो फेक है, और एक क्यूरियोसिटी के लिए लोगों को सुनाई जाती है, क्योंकि जो टॉर नेटवर्क्स हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। और उसके लिए रेड रूम्स की जो स्ट्रीम्स होती है वो करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हो सकती है उतने कम नेटवर्क से, क्योंकि उसकी स्पीड जो अनियन नेट है उस पर नेटवर्क इतना सही नहीं होता कि स्ट्रीम की जा सके। पर कुछ भी हो सकता है, डार्क वेब है, किसी को एनोनिमस है चीज़ें। तो ऐसे पर मैं भी एक रेडिट स्टोरी भी है इसकी, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सही है और रियल है। तो वो स्टोरी जो एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम हमें नहीं पता, लेकिन उसने अपनी स्टोरी जो है रेडिट पर शेयर की है, और वो कहीं तक लगता है कि सही है। तो उसने ये बताया कि जब वो अपना एक बार लैपटॉप यूज़ कर रहा था, उस पर डार्क वेब स्क्रॉल कर रहा था, उसमें देख रहा था, सर्च कर रहा था, तभी एक जगह पर जो है अपनी वो रियल ईमेल डाल देता है गलती से, और उसके बाद कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अपना लैपटॉप खोलता है, तो उसे एक मैसेज आया होता है जिसमें उसकी लोकेशन और उसके घर के बाहर से एक फ़ोटो ली गई होती है उसके घर की, जहाँ पर उसमें नीचे एक मैसेज भी अटैच होता है जिसमें लिखा गया होता है बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो ये मैसेज उसमें अटैच होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद लैपटॉप अपना मतलब एक तरह से फॉर्मेट कर देता है पूरा, एकदम से खाली कर देता है सब कुछ। तो ऐसे में काफ़ी डर जाता है। और इतनी ही स्टोरी थी, तो ये सही मुझे जहाँ तक लगता है कि सही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर हमें डार्क वेब पर या फिर बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनके लिए ये चीज़ें होती है ऐसा, क्योंकि ईमेल जैसी चीज़ काफ़ी एक मेन आइडेंटिटी है जिस पर आपकी काफ़ी चीज़ें अटैच्ड होती है, तो उससे ये चीज़ें एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है। और ऐसे में ही पीटर स्कली एक नाम है, तो उसकी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकर हैरान हैरान कर देगी। और आप जो सोच रहे होंगे कि कौन है पीटर स्कली और क्या ऐसा है उसका नाम क्यों जुड़ा है डार्क वेब से, तो यही जानेंगे। हमारा नेक्स्ट जिस पर हम बात करेंगे वो है पीटर स्कली। पीटर स्कली एक ऐसा इंसान जिसे लोगों का दर्द देखने में या फिर दर्द देखने में, कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो जिन्हें लोगों को दर्द में देखकर या फिर किसी को दर्द देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और उन्हें उसमें मज़ा आता है काफ़ी। तो ऐसे टाइप के लोग हमारी दुनिया में काफ़ी कम है, लेकिन होते ज़रूर हैं। इन्हें साइकोपैथ्स या फिर
एक काफ़ी बुरे लोग कहा जा सकता है। तो क्यों वो डार्क वेब के इतना नाम में है, या फिर आप भी अगर अभी भी सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो काफ़ी डिस्टर्ब करेगी आपको। तो पीटर स्कली एक ऐसा इंसान जो डार्क वेब पर अपलोड करता था काफ़ी ऐसी गलत वीडियोस, गलत तरह के कंटेंट, एक सेक्सुअल अब्यूज़ जो करता था बहुत ही छोटे बच्चों के साथ। जो एक साइट थी डार्क वेब पर ही जिसका नाम था नो वन, कुछ तो साइट का नाम था, नाम था उसका नो वन लिमिट्स नाम से एक उसका पेज था उस पर, जिस पर वो इस तरह की वीडियोस अपलोड करता है जिसमें जो है एक काफ़ी बुरी चीज़ें दिखाई जाती थी और सेक्सुअल कंटेंट उस पर वो बहुत ज़्यादा डालता था, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट भी ऐसा जिसमें वो काफ़ी शोषण करता था बहुत ही छोटे बच्चों का, जिसकी एज रहती थी 16 साल से और 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती है, मैक्सिमम टाइम बच्चियाँ थी, बच्चे नहीं थे, बच्चियाँ थी काफ़ी छोटी छोटी। तो उनके साथ वो ऐसी ब्रूटल चीज़ें करता था जिसे सोच कर भी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर उनके साथ किया जाता था जो हद से ज़्यादा गलत चीज़ थी। लेकिन अगर उसकी बात की जाए कि उसकी सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सी थी, तो जिसकी वजह से इतना चर्चा में आया, तो वो थी डेज़ीज़ डिस्ट्रक्शन। डेज़ीज़ डिस्ट्रक्शन वीडियो एक ऐसी थी जो एक उसमें 16 महीने की एक बच्ची थी जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप जैसी चीज़, या फिर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर उसमें किया जा रहा था। ये चीज़ें मुझे पता है यूट्यूब में अभी मैं डालूँगा ये वीडियो, तो काफ़ी शायद से वीडियो हट भी सकती है, पर देखते हैं, अगर हटती है तो हट जाने दो। पर मुझे लगता है कि एक सही मायने में अगर हम खुलकर बात करेंगे इस बारे में तभी किसी अगले को पता चलता है। तो बैक टू स्टोरी। तो तो उस पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी जो उसके साथ मतलब ब्रूटली चीज़ें की गई थी उसमें, और उसकी जो दो उसमें साथी थी जो फिलीपींस की थी और वो भी औरतें थी, वुमेंस थी, जिसका नाम था, अगर आप नाम में भी इंटरेस्टेड है तो उनका नाम था, एक का नाम था कैर्मी एंड कार्वलिस, और दूसरी जो थी वो थी लियरल, लियरल कुछ तो आगे नाम था, पर याद नहीं आ रहा अभी, पर एक ऐसी नाम थी। जो दो लड़कियां थी वो फिलीपींस की थी। तो उनके साथ उन दोनों ने उस लड़की के साथ ऐसी गलत गलत चीज़ें की, उसे टॉर्चर किया, और उसके बाद वो वीडियो जो है डीप वेब पर काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी। और उस वीडियो में पर व्यू का वो जो है 10,000 लेता था। मतलब एक व्यूज़ अगर किसी को देखनी है तो उस पर ही मतलब डार्क वेब पर ही उसकी जो पेमेंट होती थी, और उसके बाद ही जो है उसके बाद कोई भी इंसान है तो वो उसे उस पर ही देख सकता है सिर्फ, क्योंकि उसे डाउनलोड करना है, क्योंकि उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम के लिए एक बार के लिए ही वॉच होगी, और उस समय के लिए जितने भी बैठे होंगे वहाँ पर वो देख सकते हैं। लेकिन 10,000 उसका प्राइस था। लेकिन जब वो बाद में कुछ समय बाद ये चीज़ें क्यों कैसे पता चली, तो वो पता ऐसे चली कि कुछ समय बाद जब डिजीज डिस्ट्रिक्शन जो वीडियो थी वो सरफेस लेवल पे मिलने लगी, मतलब डीप वेब कोई भी अगर यूज़ करेगा शुरू में तो उसके पास भी मतलब अवेलेबल हो जाने लगी, और लीक हो गई थी वो। तो उसके बाद उसका पता चला, और ऐसे में जब उसका पता चला तो जो लॉ एजेंसीज थी और एफबीआई थी, ऐसे कई चीज़ें थी, और एक सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने इसके ऊपर और मेन जो थी जिन्होंने इस पर काम किया वो थी डच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बच्चों के शोषण के लिए उस पर काम करती है। तो उन्होंने जो है उस पर देखा, और वहाँ से जो है उसका पता चला जब वो फिलीपींस गए, और फिलीपींस में वहाँ पर वो पकड़ा कैसे गया, वो पकड़ा गया ऐसे कि उसके जो अमेरिकन एक्सेंट था, और फिलीपींस के जो गांव के बच्चे थे स्ट्रीट जो खेल रहे होते गली में, उनके द्वारा जो है उसका पता चला। और उसके बाद जो सारे एविडेंस थे वो किसी कारणवश जल गए थे, खाक हो गए थे। वो पता नहीं, वो मतलब शायद से किसी को उसने रिश्वत दी थी जिसके कारण जो है वो सारी चीज़ें उसने कुछ तो शायद आग लगा दी थी, और वो चीज़ें जो हट गई थी, और उसके एविडेंस जो थे वो सारे चले गए थे। पर उसके पहले भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसका बैकअप ले लिया गया था, जिसके कारण उसे 2017 में कि 15 में, 2017 में शायद 2017 में उसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई।
और अगर देखा जाए जो विक्टिम्स थे उनकी संख्या जो है 75 बताई गई है, जिसके साथ उन्होंने सेक्सुअल टॉर्चर किया, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें की। और एक ऐसी विक्टिम जिसका उन्होंने मर्डर भी किया और उसकी डेड बॉडी जो है उसके घर के नीचे ही दफन कर दी थी, तो वो भी सामने आती है स्टोरी। तो वो शायद बिल्कुल रियल थी। तो ऐसे में उसको, ऐसे लोग हमारे, जाहिर सी बात है समाज पर धब्बा है, लेकिन इससे आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि डार्क वेब जैसी चीज़ कितनी ख़तरनाक है। और ये इसे यूज़ करना, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी अगर किसी के पास मिल जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में आ सकते हैं। तो ये थी आज की 2 स्टोरी। आज का समय भी पूरा हो गया और ज़्यादा बात कर सकते थे, बट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ पर और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।